नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे हमारा विश्व जो है वो बाइपोलर बन गया, यानी कि विश्व में दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ, दो महाशक्ति बनकर उभरे। एवं साथ ही साथ इन दोनों महाशक्तियों की अपनी क्या महत्व थी, इन दोनों ने कैसे मिलकर अपने अपने टीमों को लीड किया। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेनली दो ग्रुप थे, जिसमें एक तरफ देखा जाए तो यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर साथ लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश साथ में मिलकर लड़ रहे थे। इसमें क्या होता है कि हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा जब बम गिराया जाता है, इसके साथ ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है एवं इसमें जो जर्मनी, जापान और इटली वाले ग्रुप हैं उनकी हार हो जाती है एवं अमेरिका के समर्थित जो साथ लड़ रहे होते हैं उनकी जीत होती है। यूँ कहें तो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों मिलकर युद्धों को जीतते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साथ में मिलकर लड़ रहे थे वही दोनों आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो जाते हैं एवं इनके बीच इतनी लंबे समय तक शीत युद्ध जैसी चीजें चलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि मेनली जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध थी वो आइडियोलॉजिकल वार थी, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, लिबरलिज्म को सपोर्ट करता था, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। उसके अंदर जो थी वो सोशलिज्म की भावना थी, वो कैपिटलिज्म के पूरी तरह विरोध करता था। इस तरह देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह देखते हैं हम लोग कि बाइपोलर वर्ल्ड का अर्थ क्या है। दोस्तों, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड द वर्ल्ड टू डिवाइड इनटू टू ब्लॉक्स। हम लोग पढ़े हैं कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में क्या होता है, वर्ल्ड लगभग दो भागों में बढ़ जाता है और ये दोनों जो है वो अपनी अपनी शक्तियां, अपनी अपनी इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के अनेक भागों में फैलाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। बोथ द टू आर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेनी ऑफ द स्मॉलर स्टेट गेट टू ज्वाइन इनटू अलायंसेस फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब क्या था कि जब ये अपने इन्फ्लुएंस फैला रहे थे, यानी यूएसए अपनी कोशिश कर रहा था अपनी कैपिटलिज्म को फैलाने का, यूएसएसआर अपनी कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो ये दोनों मिलकर अपने इन्फ्लुएंस जब छोड़ रहे थे तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री जिनके साथ अलायंस में आकर जुड़ते चले गए। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि हर छोटे राष्ट्र जो है इनके साथ जुड़ते चले गए। दोस्तों, एक कॉमन से कॉन्सेप्ट है कि हर छोटे राष्ट्र को ये भय रहता है, ये डर रहता है कि कहीं उनसे बड़े राष्ट्र उनके ऊपर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित ना कर लें। तो इस डर से बचने के लिए क्या करते हैं, वे बड़े राष्ट्रों का आश्रय लेते हैं। तो इसी संदर्भ में देखा जाता है कि जो स्मॉलर स्टेट थे वो बड़े के अलायंस में शामिल हुए एंड दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल रिवॉल्ट्स, मोस्टली रीजनल रिवॉल्ट्स। तो वो जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनको क्या मिलता है, उनको प्रोमिस मिलता है किसका, प्रोटेक्शन का, उनको वेपन्स दिया जाता है और उनको इकोनॉमिक एड भी दिया जाता है। और साथ ही में अगर उनका कोई पड़ोसी राज्य से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी उनको सपोर्ट मिलता है जिस अलायंस से वो रहते हैं। तो द टू ब्लॉक्स फॉर्म वेयर ईस्टर्न ब्लॉक जो किसमें था, जिसमें यूएसएसआर था, जिसमें वॉर्सो पैक्ट किया गया था, एवं वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें नाटो था, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। तो चलिए अब हम लोग वॉर्सो क्या था, नाटो क्या था, इसको समझते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम एक मैप के माध्यम से आपको बता दें कि नाटो का कितना फैलाव था एवं वॉर्सो का कितना फैलाव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर के एरियाज में, या यूएसएसआर, पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये वो सारे एरिया हैं जहां पे यूएसएसआर यानी कि रसिया का अपना कम्युनिज्म की विचारधारा फैली हुई थी। एवं दूसरी ओर आप जो येलो कलर का देख रहे हैं जिसमें नॉर्वे है, ब्रिटेन है, स्पेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, टर्की, ये सारे वो राष्ट्र हैं जहां पर क्या था कि नाटो का यानी कि अमेरिका के अपने कैपिटलिज्म की भावना फैली हुई थी, उनकी अपनी इन्फ्लुएंस थी। यहाँ पे आप एक बार गौर कर सकते हैं कि ये जर्मनी जो यहाँ पे है, जर्मनी दो भागों में बटा हुआ है, एक ईस्टर्न जर्मनी, दूसरा वेस्टर्न जर्मनी। यही कारण था कि जर्मनी को दो भागों में तोड़कर आधा जर्मनी पर रूस अपना विचारधारा फैलाती थी, वहाँ पे अपना स्थापित
की थी, एवं दूसरी ओर अमेरिका वहां पर अपना कैपिटलिज्म लिबरलिज्म की भावना के साथ वहां पे शासन स्थापित किया था, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था। तो जर्मनी को दो भागों में तोड़कर और बीच में एक बर्लिन की दीवार बना दी गई थी, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नाटो का भी बहुत ज़्यादा फैलाव था, एवं यूएसएसआर जो था उसका भी बहुत ज़्यादा फैलाव था। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप यहाँ पे एक लोगो देख रहे होंगे, ये लोगो जो ब्लू कलर का है वो मेनली नाटो का है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर एक स्टार है और उसके स्टार के चारों ओर एक एक लाइन है। सर्कल का मतलब ये है कि इसमें जो भी कंट्रीज हैं वो सारे यूनाइटेड है। ऐसा माना जाता है कि इनमें जो भी कंट्रीज हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो चारों तरफ से दिया जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द फोर एरियाज फॉर द डायरेक्शन, मतलब फोर डायरेक्शन, हर तरफ से वो जो है सुरक्षित है, उनको हर जगह से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है नाटो में कि जो राष्ट्र इसमें शामिल है, अगर उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, तो ये माना जाएगा कि ये आक्रमण सबके ऊपर किया गया है एक साथ, एवं इसका अमेरिका खुलकर जवाब देने के लिए फ्री है। तो इस तरह देख सकते हैं कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1949 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। शुरू में इसमें टोटल 12 स्टेट शामिल हुए थे फाउंडिंग के समय, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है और डबल से भी अधिक होकर इनकी संख्या वर्तमान में 30 है। अब क्या है, दे ऑल टुगेदर डिक्लेयर दैट द आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। ये माना जाता है कि अगर इनमें से किसी एक के भी ऊपर यूरोप में या अमेरिका में अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि अटैक जो है वो सबके ऊपर है, यानी इसकी ये प्रिंसिपल थी। तो अब देखते हैं वॉर्सो पैक्ट क्या था एवं इसकी जरूरत क्या थी। दोस्तों देखते हैं कि जब नाटो अपना यानी यूएसए अपना नाटो जैसे समझौता करता है, वह 1949 में ये अपना संस्था बनाता है। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि इसको लेकर यूएसएसआर के मन में एक डर बैठता है कि उसने अपना आर्म्स ग्रुप इतना बड़ा बना लिया है, लेकिन हमारे पास जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी बात की बहस से एवं पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर क्या करता है कि यूएसएसआर जो है वो अपना वॉर्सो पैक्ट बनाता है, मतलब कुछ अपने समर्थित राष्ट्रों के साथ मिलकर वॉर्सो पैक्ट साइन करता है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, द प्रिंसिपल एम वॉज काउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप, कि अगर यूरोप में कुछ भी नाटो के सदस्य देश कुछ भी करते हैं इधर उधर, तो उसका हम खुलकर रिटेलिएट कर सकें, उसका हम खुलकर जवाब दे सकें, ऐसा इनका जो था मुख्य प्रिंसिपल था। तो वॉर्सो पैक्ट जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर जो बनाई गई थी वो मॉस्को सोवियत यूनियन में ही थी। और इसकी जो फाइनली क्या होता है कि सोवियत संघ जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, और उसके डिजॉल्व होने के साथ साथ इसके जो एलाइज होते हैं, इसके जो अपने संगठन होते हैं, उसका भी डिजोल्यूशन हो जाता है 1991 में। तो देख सकते हैं ये जो लोगो है ये मुख्यतः जो है वो किसका है, वो वॉर्सो पैक्ट का है दोस्तों। तो इस तरह देखते हैं कि इसके साथ साथ कुछ और भी संगठन, कुछ और भी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका नाम सीटो और सेंटो के जैसे देखा जाता है। इस बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो यानी कि द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन की भी या ये सब जो एलाइज थी उनकी जो खास पर्पस थी वो क्या था, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ही थी, वो सब प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए ही बनाई गई थी। इसके बाद देखते हैं कि व्हाई सुपर पावर्स नीड्स अलायंसेस। दोस्तों इतने बड़े महाशक्तियों को आखिर क्या ये जरूरत है कि वो हर छोटे छोटे राष्ट्रों से मदद ले एवं उन छोटे राष्ट्रों को अपने में मिलाएं, छोटे राष्ट्रों को मदद दें, ये जानते हुए कि जो बिग पावर्स होते हैं, सुपर पावर्स होते हैं, उनके पास सब कुछ होते हैं, वो उनके पास पैसे से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर सब कुछ होते हैं। तो आखिर वो कौन सी जरूरतें हैं, तो इसको इसमें समझेंगे। ऑल्दो सुपर पावर्स वेयर मोस्ट पावरफुल, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल होते हैं, बट स्मॉलर स्टेट्स वेयर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू। लेकिन छोटे छोटे राष्ट्र जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन बड़े राष्ट्रों के लिए। वो क्या चीज़ें हैं तो उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, मतलब ये बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, उनके पास अगर
सब कुछ होने के बावजूद अगर ऑयल्स एंड मिनरल्स ना हो तो अपना प्रोडक्ट्स कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो राष्ट्रों के पास ऑयल्स है, जिनके पास मिनरल्स है, उन राष्ट्रों के साथ वो एलाइज करे, ट्रीटीज साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें एवं उनके रिसोर्सेज को यूज करके एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अपना विश्व में अपना बाजार फैला सकें। ये उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, या यूँ बोल सकते हैं उनका मोटो होता है। सेकेंड, टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर्स क्यों कहलाता है, क्योंकि अमेरिका वर्तमान में एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सेनाएं विश्व के हर कोने में आपको पाई जा सकती है। मतलब उनकी जो अपने ट्रुप्स हैं, अपनी वेपन्स हैं, वो हर जगह पे रखता है ताकि कुछ भी होने पर वो अपना तुरंत एक्शन ले सके। तो इस तरह से देखते हैं कि जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनके ऊपर ये अपना अपना मिसाइल्स, अपना वेपन्स, अपना ट्रूप्स हमेशा रखते हैं। इसके बाद ऑप्शन जो पॉइंट 3 है, लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। दोस्तों, स्पाई का किसी भी देश के लिए स्पाई का, जासूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बारे में हम लोग कौटिल्य को जो पढ़ते हैं, चाणक्य को पढ़ते हैं, उस समय भी हमको ये बात देखने को मिलती है कि वो स्पाई को काफ़ी इंपॉर्टेंस प्रदान करते हैं। चूंकि स्पाई एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को नज़र में रखते हुए अपने पड़ोसी राष्ट्रों को डिजाइन करते हैं। यूँ कहें तो हर राष्ट्र जो है अपने पड़ोसी राष्ट्रों से लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है, हमेशा शक की नज़र में रखता है। तो शक को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वे अलग अलग जासूसों की नियुक्ति करते हैं ताकि बगल के राष्ट्रों में क्या हो रहा है उसे वे जान सकें। अगर वे उन चीज़ों को जानते हैं तो वो सही डिसीजन ले सकते हैं, या यूँ कहें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो बड़े बड़े राष्ट्रों को क्या होता है कि वो अपनी स्पाइस हर जगह पे फैलाए रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ अपनी एलाइज करते रहें। इसके बाद देखते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट इन मेनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड पे हेल्प फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट भी, चूंकि वो छोटे राष्ट्रों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, छोटे राष्ट्रों को अपना सैन्य दे रहे हैं, तो इसके लिए वो आवश्यक है कि छोटे छोटे राष्ट्र जो हैं वो सब मिलकर एक साथ जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं उसको उठाएं, यानी कि वो उनको आर्थिक मदद देते हैं छोटे छोटे राष्ट्र। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि सुपर पावर्स को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो कहें तो उनको छोटे छोटे राष्ट्रों की मदद के बिना वो खुद अधूरे होते हैं। चूंकि उनका अपना बाई प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट भी बनता है, अपना बाजार भी फैलाना है, तो उनको फाइनली छोटे छोटे राष्ट्रों पर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर नॉट ओनली शोड द विक्ट्री ऑफ आइडियोलॉजी बट ऑल्सो ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब लिबरलिज्म की जीत कहें या कैपिटलिज्म की जीत कहें, ये जो है वो कोल्ड वार दिखाता है, और साथ ही में ये भी दिखाता है कि कैपिटलिज्म इज बेटर दैन कम्युनिज्म। चूँकि क्या था कि जो हमारा कोल्ड वार था वो फाइनली अंत कैसे होता है, वो यूएसएसआर के डिजॉल्व होने के साथ होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। नाटो क्या है, वार्सो पैक्ट क्या है, और कोल्ड वार में क्या क्या हुई। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।